हेलो स्टूडेंट्स। आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जो एक नया आयाम शुरू हुआ है, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है फिटनेस में, जिम खोलने को लेकर। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जिम खोला। मैं जैसे कुछ दिन पहले लखनऊ में था तो मुझे पता चला गोल्ड जिम वाराणसी हमारे एक स्टूडेंट ने खोला। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने एनी टाइम फिटनेस की फ्रेंचाइजी ली, किसी ने कल्ट खोला है, किसी ने अपना बहुत अच्छा बहुत सुंदर जिम खोला है। पिछले हफ्ते एक स्टूडेंट का फ़ोन आया कि सर मैं एक जिम प्लान कर रहा हूँ। तो मुझे लगा क्यों ना एक पूरी गाइड दी जाए कि अगर आप जिम खोलना चाहते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें, कितना आपका रेंट होना चाहिए, इक्विपमेंट कैसे डिज़ाइन करें, मार्केटिंग कैसे होने चाहिए, सॉफ्टवेयर कैसे होने चाहिए। तो इस सारी चीज़ों पर बात करने के लिए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आपके भी अगर कुछ जिम से रिलेटेड सवाल है तो आप जो है इसमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, जिस पे मैं रिवर्ट भी कर दूंगा। सबसे पहली चीज़ आती है कि ये सवाल कि क्या मुझे जिम खोलना चाहिए या नहीं। सबसे पहला सवाल है कि अगर आप एक पर्सनल ट्रेनर की तरह काम कर रहे हैं और उस एरिया में आपका होल्ड है, होल्ड का मतलब क्या है कि आपके पास 20 25 50 क्लाइंट्स हैं उस एरिया में, तो आपको लगता है कि यार मैं इधर उधर जिम्स में जाता हूँ और मेरे पास फंड्स हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, मेरे पास पैसे हैं। कम से कम 50% मेरे पास पूरे प्रोजेक्ट का होना चाहिए अगर मैं जिम खोलने की सोच रहा हूँ। अगर मेरे पास 50% पैसे नहीं है तो प्लीज़ जिम खोलने की मत सोचना। 25 30% पैसे पर जिम नहीं खुलता। सबसे पहले ये देखो कि क्या उस एरिया की क्लाइंटेल को मैं इस जिम में बुला पाऊंगा। अगर आपको लगता है हाँ, तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है जगह ढूंढना। जितना तुमने कम रेंट लिया उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, याद रखना। आजकल मैं देख रहा हूँ लोग 8 8 10 10 लाख रुपए महीना पर जगह ले लेते हैं जिम की, और उसके बाद किराए नहीं निकलते। इसमें यह भी देखना ज़रूरी है कि लीगल वैल्यू क्या है, लीगल सिस्टम क्या कहता है। लीगल सिस्टम ये कहता है कि मिक्स्ड लैंड की जो सड़कें हैं स्पेशली दिल्ली में, वहाँ पर बेसमेंट में जिम जो है अलाउड नहीं होता। रेजिडेंशियल की बेसमेंट में जिम अलाउड नहीं होता। आप लगाएं 40 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, और आपका जिम अगले दिन सील हो जाए या एमसीडी वाला आके तंग करे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए ज़रूरी है ये चेक करना कि उस बिल्डिंग का कमर्शियल एंगल कितना है, मतलब कि उसमें कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है या नहीं हो सकती। ये एमसीडी से जाकर चेक करवाइए कि अगर उस बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है तभी वहाँ जिम खोलने की बात सोचिए। आपका जो रेंटल है वो एरिया के हिसाब से होता है। देखिए, जिम की एक अच्छी बात यह है कि आप ऊपर के फ्लोर पे भी खोलेंगे तो लोग आ जाएंगे। तो ऊपर के फ्लोर कंपेरेटिवली सस्ते मिलते हैं, सेकंड थर्ड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर थोड़ा महंगा होता है, तो इसलिए कोशिश करें कि ग्राउंड फ्लोर पर जिम ना खोलें, ऊपर के फ्लोर पे जाए, सेकंड थर्ड फ्लोर पे जाए, और अपना रेंट कम रखें। जितना रेंट कम होगा उतना आपकी जीत है। और हमेशा याद रखना, लीज जो है रेंट की वो ज़्यादा लंबी रखे, 5 साल की, 9 साल की, 12 साल की। रीज़न क्या है कि आपकी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि जिम मैंने कल बंद किया, सारी मशीनें उठाई, दूसरी जगह चला गया, ऐसा नहीं होता। जिम को जब आप मूव करते हो तो बहुत नुकसान होता है। एसी ख़राब होते हैं, फ्लोरिंग ख़राब होती है, मशीनें ख़राब होती हैं, स्क्रैचेस पड़ते हैं। इसीलिए आपका जो आरओआई होता है वो लंबे ड्यूरेशन का होता है। इसीलिए 5 साल से कम जिम का रेंटल कॉन्ट्रैक्ट मत बनवाइए। कोई बोलता है 2 साल का बना लो जी, 1 साल का बना लो, 3 साल का बना लो। याद रखना, जिम में इतनी जल्दी पैसे की रिकवरी नहीं आएगी। तो कम से कम 5 साल, 9 साल या 12 साल तक का भी एग्रीमेंट आप बना सकते हैं। इसमें एस्केलेशन देखिएगा कि एस्केलेशन कितने दिनों में होना चाहिए। यूजली जो इंडस्ट्री नॉर्म है वो ये है कि हर 3 साल में आपका किराया 15% बढ़ता है। अब आप इसमें नेगोशिएट कर सकते हैं कि भाई 3 साल में मैं 10% बढ़ाऊंगा, 3 साल में मैं 8% बढ़ाऊंगा, या 3 साल में मैं 15% बढ़ाऊंगा। वो बोलेगा एक काम करो 5% हर साल बढ़ा दो, नहीं, वो 3 साल में जाके 15 से ज़्यादा हो जाता है क्यूमुलेटिव में। तो उसने बोला 3 साल बाद 15% बढ़ाएंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि मैं इंटीरियर, इक्विपमेंट और सिक्योरिटी में कितना पैसा खर्चना चाहता हूँ। इंटीरियर का मतलब है कि मेरी दीवारें, मेरे वॉशरूम्स, मेरा जो थीम कलर है, मेरा फर्नीचर जो है वो किस रंग का होगा, इस सब में। और एसी कितना लगेगा, इस सब में आपका लगभग 1000 से लेके 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट होता है। जिसमें सफ़ेदी भी होनी है, जिसमें फ्लोरिंग भी डलनी है, जिसमें फर्नीचर भी आना है, और कई केसेस में जिसमें एसी भी आना है। तो ये आप मान के चलिए कि 1500 रुपये आपको इसमें लगेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि 4000 स्क्वायर फीट का आपने जिम बनाया, तो 1500 इंटू 4000, 60 लाख रुपए का आपका इंटीरियर हो जाता है। अगर आप अच्छा करते हैं, थोड़ा बचा के कर लेंगे, कम कर लेंगे, तो आप उसको 800 रुपये तक भी कर पाएंगे। थोड़ा ज़्यादा फैंसी नहीं बना रहे, वॉशरूम थोड़े बेसिक बना रहे हो, स्टीम सौना नहीं लगा रहे हो,
और सस्ता हो जाएगा। तो 800 रुपये की अगर एवरेज लेते हो तो आपका लगभग 30 से 32 लाख रुपए सिर्फ इंटीरियर कॉस्ट में जाएगा। ठीक है। अब इसमें आपके पास कितने पैसे हैं, कैसे पेमेंट करनी है वो भी देखना है, क्योंकि इसमें आपको जीएसटी मिलता है। वो जीएसटी का इनपुट तुम क्लेम कर सकते हो आगे, इसलिए ध्यान रखना जितना भी हो इन सब चीज़ों का बिल लेना। 18% बचाने के चक्कर में मत रहना कि यार मैं कैश में कर लेता हूँ 18% बच जाएगा, नहीं। वो पैसा जो आप दे रहे हो उसका 18% जीएसटी आपको मिलेगा, और आपका अगले कुछ महीनों का जीएसटी माफ़ हो सकता है अगर आपने ये पैसा जो है चेक से दिया और हर चीज़ का बिल लिया। म्यूज़िक सिस्टम लेना है अच्छा, उसका बिल लिया। एसी लगाए तो एसी का देख लेना कि किस एरिया में, जैसे जो स्ट्रेंथ एरिया होता है या जो डंबल फ्री वेट एरिया है वहाँ पर एसी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, लोग ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर एसी ज़्यादा रखिए। अगर ग्रुप स्टूडियो बना रहे हैं तो ग्रुप स्टूडियो में देखिए कि थोड़ा वेंटिलेशन हो, एसी इस तरीके से लगे हो कि जब 20-30 लोग एक्सरसाइज करें तो वहाँ ठंड तो नहीं लग सकती। वहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि एसी सबको फील हो रहा है, क्योंकि 30-40 लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत हीट निकलती है बॉडी से। तो कहीं ना कहीं बॉडी जो रूम का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक बार इंटीरियर सॉर्टेड है तो उसके बाद अगली चीज़ आती है इक्विपमेंट, कि कौन सी मशीनें खरीदे। अब यहाँ पर अगला सवाल आता है कि मेरे पास इक्विपमेंट के लिए कितना बजट है। 20 से लेके 50 लाख रुपए में आपको चाइनीज़ इंपोर्टेड इक्विपमेंट मिलता है। इसके बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी जो क्लाइंटेज है उनको मशीनों से कोई लेना देना नहीं है, तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जहाँ से आप ये इक्विपमेंट ले सकते हो। जिमलाइन एक कंपनी है, केएफएस एक कंपनी, और ऐसी बहुत सारी और कंपनीज हैं जहाँ से आप, फिटकिंग एक कंपनी है जहाँ से आप इक्विपमेंट ले सकते हो। फिर आपको उनके साथ एसेसरीज़ खरीदनी पड़ेंगी, उसके बहुत सारे ब्रांड हैं। जैसे यूएसआई एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एसेसरीज़ सेल करती है। एसेसरीज़ में क्या हो गया, जैसे कि आपको रॉड्स चाहिए, आपको डंबल प्लेट चाहिए, आपको वो क्लिपर्स चाहिए, स्टेपर चाहिए, आपको अगर बॉक्सिंग पैड लगाना है तो बॉक्सिंग रिंग चाहिए, मतलब बहुत सारे बम्पर ब्लेड्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होते हैं। पर आपको लगता है नहीं यार मेरे को ना एक बायोमैकेनिक के लिए एक अच्छे सेट ऑफ इक्विपमेंट चाहिए, और मेरा बजट जो है वो 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाए, 80 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच जाए, तो वहाँ पर फिर आप अमेरिकन मेड, यूरोपियन मेड इक्विपमेंट देखिए, जैसे लाइफ फिटनेस है, जैसे मैट्रिक्स है। ऐसी मशीन्स जो थोड़ी सी प्रीमियम है, जिसमें बायोमैकेनिक्स बहुत अच्छा है, जिम की लाइफ बहुत अच्छी है, पर आपको इसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपए खर्चने पड़ेंगे। पर जो सामान आएगा लाइफ फिटनेस की, जो ट्रेडमिल आएगी उसकी कुशनिंग बहुत अच्छी है, 5 साल तक आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बेल्ट, डेक, ये सब चलेंगे, आपकी लाइफ जो है उसकी लंबी हो जाती है। ट्रेडमिल्स मैंने देखी है 10-10 साल, इन ब्रांड्स की ट्रेडमिल जो है कुछ नहीं होता है, इनको चलती रहती है। आप स्ट्रेंथ मशीन्स देखेंगे तो बायोमैकेनिक्स बहुत अच्छी है, वेयर एंड टियर बहुत कम है, सर्विस बहुत अच्छी है, वो सारी चीज़ें आपको लाइफ फिटनेस देता है। तो अब आपके बजट के ऊपर है कि मैंने इस तरफ जाना है या मैंने इस तरफ जाना है। जिम सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, जैसे फिटनेस फोर्स है एक जिम सॉफ्टवेयर जिसमें सारी जिम की एंट्री होगी, साथ में आप अपना गेट कनेक्ट कर दिया उससे। उसका फ़ायदा क्या है, आदमी आएगा, की लगाएगा, थंब लगाएगा, उसकी मेंबरशिप खत्म होगी तो उसका थंब नहीं चलेगा। तो आपको उसे बार बार रोक के नहीं पूछना, क्योंकि हर जिम में 500-700 आदमी हैं, तो आप कैसे पूछोगे रोक रोक के कि सर आपकी मेंबरशिप है या नहीं। तो आप क्या करते हो, एक सिस्टम लगा देते हो कि जैसे उसकी मेंबरशिप खत्म हो गई तो उसके बाद उसका थंब चलना या उसका कार्ड चलना बंद हो जाता है, और आपको पता चल जाता है कि इस इंसान की मेंबरशिप खत्म हो गई। और उसको भी ना थोड़ी शर्म होती है कि यार मेरी मेंबरशिप खत्म हो गई है, मैं जिम क्यों जा रहा हूँ, तो मैं पहले पैसे देता हूँ फिर अपनी मेंबरशिप रिन्यू कराऊंगा। तो ये आप कर सकते हो। इसके बाद मार्केटिंग का एक स्पेंड चाहिए आपको, कि भाई अपने लोकल एरिया में आपको 2-3 लाख रुपए खर्चने हैं, पैम्फलेट बंटवाने हैं, वो लाइट वॉकर्स जो होते हैं जो बोर्ड टांग कर चलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको करनी है, ताकि आपके लोकल एरिया में पता चल जाए कि इस जगह पर ये जिम खुलने वाला है। उससे क्या होगा, थोड़ा वॉक इन क्रिएट होगा। इसको बोलते हैं प्री सेल टाइम, जहाँ पर आप अपना बिजनेस मॉडल दिखाकर, अपने इक्विपमेंट के बारे में बताकर, अपनी जगह जो खाली जहाँ काम चल रहा है वहाँ वो दिखाकर लोगों से पैसे लेते हो कि सर प्लीज़ आप जो है ये देखिए यहाँ पे हमारा जिम बन रहा है और इस जिम में ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप जो है इसके बेसिस पे उनसे प्री सेल में कुछ अमाउंट कलेक्ट कर लेते हो, जो आपकी जिम सेल में हेल्प करता है। स्टैंड अलोन जिम्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ब्रांड्स अगर कोई हैं, गोल्ड है, कल्ट है, एनी टाइम फिटनेस है, इनकी प्री सेल अच्छी होती है बिकॉज लोगों ने ब्रांड का नाम सुना होता है। तो अगर आपका उस लोकल एरिया में नाम अच्छा है एज अ ट्रेनर भी, तो आपके पास भी कुछ लोग आएंगे जो आपसे प्री सेल में मेंबरशिप ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हो तो आप एक डेट लेते हो जहाँ पर आप जिम की ओपनिंग करते हो, और वहाँ से कोशिश करते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और आपका जिम
ज्वाइन करें। ये था पार्ट 1 कि कैसे आप अपना जिम खोल सकते हैं। अपने सवाल नीचे कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। अगला जो पार्ट आएगा जिसमें हम बात करेंगे जिम चलाने के बारे में, लीड क्रिएशन के बारे में और चलते हुए जिम की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। थैंक यू।